अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू द मिड डे शो। 1 बजे तक आप आज की तारीख में क्या कुछ हुआ वो सब लेकर डेवलपमेंट आपके साथ मौजूद हूँ। मैं हूँ आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा की तरह मेरा साथ देंगे नन अदर देन इसार राना साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और मुझे उम्मीद है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा आगाज़ हुआ होगा और दोपहर 1 बजे तक जो भी आपके टारगेट है आप उनके करीब करीब ज़रूर पहुंच गए होंगे। और इसी तरह पाकिस्तान में भी जो सुबह से हैपनिंग हो रही है अब तक आके उसकी एक शक्ल बन चुकी है और हम अपने प्रोग्राम में जो है डेफिनेटली इसी पे बात करेंगे। तो जनाब, मैं सुबह से बड़ी टेंशन में थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या चल रहा है। बार बार मैं देख रही हूँ अपने व्हाट्सएप को कि व्हाट्सएप को क्या प्रॉब्लम चल रही है। कभी मैंने उसे बंद किया, स्विच ऑफ किया, एयरप्लेन मोड भी लगा के देखा, अपना बंद भी किया, ब्लूटूथ भी बंद किया, वाईफाई भी बंद किया, सब कुछ करके देखे पे नादारत। क्यों? अभी मुझे पता चला, मैंने देखा कि व्हाट्सएप में प्रॉब्लम आई हुई है पाकिस्तान और भारत में। सर जी, बात यह है कि आज आप एक चीज़ आपने नोट की, हम न्यूज़ रूम में थे ना, तो न्यूज़ रूम के 100% जो हमारे दोस्त थे वो सारे कभी व्हाट्सएप को ऑन कर रहे थे, कभी ऑफ कर रहे थे। इससे अंदाज़ा करो कि ये डिवाइस हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत इख्तियार कर गई है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारी ज़िंदगी जो है इस के गिर्द ही घूम रही है। व्हाट्सएप बंद हो गया तो समझें कि हमारी अपनी ज़िंदगी शट डाउन हो गई। वो हमने खबर लेनी थी वो नहीं जा रही, फ़ोन नंबर आगे भेजना था वो नहीं जा रहा। यानी इस डिवाइस ने हमारी ज़िंदगी पे मुकम्मल तौर पे कब्जा। अच्छा, लेकिन इसार साहब कल एक लिखना था टेक्नोलॉजी के ऊपर, मुझे कुछ तो उस पर मैं बात करी थी। तो टेक्नोलॉजी तबाही का रास्ता के ऊपर अगेंस्ट लिखना था मुझे। तो आप ये देखें कि तबाही जो है वो तबाही का टेक्नोलॉजी जो है वो तबाही का रास्ता नहीं है अगर उसका यूजेज जो है एक्सेस किया जाए। तो जाहिर बात है हर चीज़ का एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं। तो अब बात ये है कि नाजरीन व्हाट्सएप चूंकि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। मैं ना आपकी ज़रा बात काट रहा हूँ। आपने एक बुरी खबर सुनाई व्हाट्सएप का, एक अच्छी खबर भी शेयर करें कि डॉलर जो है वो आज मजीद नीचे आया। हाँ, और आज सुबह एक अच्छी खबर ये थी, 219 रुपये 75 पैसे का हो गया है जनाबे वाला ये डॉलर। और एक रुपए की जो कदर है वो बढ़ती जा रही है। सर जी, मेरी कब बढ़ेगी? हमारी कदर जो है ना वो रुपए के साथ जुड़ी हुई है। तो जैसे ही रुपए की कदर बढ़ती है पाकिस्तानियों की कदर भी बढ़ती है, क्योंकि रुपया और पाकिस्तानी, उन रुपए की इज्जत बनेगी तो पाकिस्तानियों की इज्जत बनेगी, डॉलर की इज्जत बनेगी तो हमारा रुपया नीचे चला जाएगा। इसका मतलब है मेरी दिन ब दिन जो है ना वो इज्जत बढ़ रही है, कदर बढ़ रही है। मेरी दुआ है कि तुम्हारी इज्जत जो है वो ऐसे ऐसे ना हो बल्कि किसी एक जगह जाके पाकिस्तान का जो रुपया है, हाँ। अल्लाह ताला उसको एक इस्तेकाम दे, एक जगह जाके ठहरे। और हम ने वो वक्त देखा हुआ है कि जब रुपया जो था वो बड़ा मौदबिर था इस खित्ते के अंदर। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, उसके मुकाबले में हमारी करेंसी बहुत मुस्तहकम थी। लेकिन इसके बाद फिर जो हुआ वो एक लंबी कहानी है और जिसका नतीजा ये वक्त करता है परवरिश बरसों। हादसा बेसबब नहीं होता। जो ये आज हादसा है इसकी हमने 75 साल जो है परवरिश की है, जिसके बाद हम इस शक्ल में पहुंचे। तो बस अब यही है कि बस हम लोगों की जो रुपए का भी पटका है ना डॉलर को, वो पड़ता जा रहा है और कदर हमारी बढ़ती जा रही है। मैं इसलिए अपनी कदर बढ़ने की बात करी क्योंकि सारी बताए रुपए की कदर बढ़ेगी, हम मुस्तहकम होंगे, हमारी कदर बढ़ेगी। इसी तरीके से जैसे सार साहब ने कहा है, हम भी इंशाअल्लाह ताला एक टाइम ऐसा आएगा जो कि हम मुस्तहकम हो जाएंगे और आंखें दिखाने के काबिल होंगे। सर जी नहीं दिखाते रहे यार, माजी के अंदर मैंने जैसे कहा है कि हमारी करेंसी थी वो इस खित्ते के अंदर बड़ी मुस्तहकम थी। और ये को मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, मैं इंडिया गया था तो पाकिस्तानी रुपया जो था, जब मैंने वहाँ पे उसकी एक्सचेंज करवाया, डॉलर से कराया, लेकिन गिनते तो हम पाकिस्तानी अपने रुपए में ही है ना सारी करेंसी। तो हमारी करेंसी बहुत तगड़ी थी, बांग्लादेश से तगड़ी थी, श्रीलंका से तगड़ी थी, नेपाल से तगड़ी थी। लेकिन फिर वो IMF, वर्ल्ड बैंक, हमारी अपनी खींचातानी। अच्छा सर साहब, कुछ ही गुज़िश्ता आप बरस देखें उसके अंदर थोड़ी सी आपकी गैर मुस्तहकम हुई है, आपकी इकॉनमी भी हुई ऊपर नीचे हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी हमें नुकसान पहुंचा है। हमारे जो रुपए की जो कदर है वो काफ़ी नीचे गई है और डॉलर जो है ना सर पर
राज करना शुरू हो गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या स्ट्रैटेजी आपको नजर आ रही है डॉलर की? देखिए, मतलब इसहाक डार वाला फॉर्मूला तो नहीं चलता हुआ नजर आ रहा इसहाक आपको? डार, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक्सपर्ट है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, और हम उनसे ये तवक्को भी रखते हैं कि वो डिलीवर करेंगे। उन्हें बड़े हम उम्मीद से लेके आए हैं। लेकिन इसमें खाली एक फैक्टर हमारी एफर्ट का नहीं है, इसमें जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं वो बड़े हैं, लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका। आज उन्होंने जिस तरह हमारी इकोनॉमी को घेरा डाला हुआ है, और इकोनॉमिक हिटमैन जो हैं जिस तरह वो हमारी मईशत पे बार बार हमले करते हैं। वो पंजाबी कहते हैं ना कि कुछ जूंज भी रावा औखिया सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। कुछ तो वो लोग करते हैं, कुछ हमारे अंदर सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो मामलात को बेड़ागरक करता है, जिसका नतीजा आप देख लें कि हम आज किस जगह पे खड़े हैं और किस सूरत हाल में खड़े हैं। अच्छा, लेकिन आप ये बताइएगा कि इस टाइम पर क्या कारोबारी जो तबका है वो खुश होगा? देखिए, कारोबारी तबका की जहाँ तक बात है तो डेफिनेटली पाकिस्तान में जूं जूं मुआशी इस्तेकाम आएगा, कारोबारी तबके को उसका फ़ायदा होगा। जूं जूं चिमनियों से धुआं निकलेगा, वैसे वैसे पाकिस्तान के अंदर जो है ये कसाफत, जो मुआशी कसाफत है, ये ख़त्म हो गया। अब आला किस्म की हमारी जो है ना इसार साहब की जो मिसालें होती हैं ना, बड़ा मज़ा आता है उनसे बात जो होती है ना, वो पता चल जाती है कि वो एग्जैक्टली बात क्या है। अब चिमनियों में से उन्होंने ना धुएं भी निकाल दिए। अब धुआं कहाँ से निकलेगा? वज़ीर आज़म पहुँच चुके हैं सऊदी अरब, बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, और इस दौरे की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाएं कि जो वलीअहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने दावत दी, वज़ीर आज़म पहुँचे हैं, उनके साथ जो हैं इसहाक डार हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं, और ये जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट है इसमें शिरकत करेंगे। लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि उनकी मुलाकात होनी है शाह सलमान से। हाँ, मैं वही बात करना चाह रही थी आपसे कि क्या नज़र आ रहा है आपको इस दौरे से? आपको देखें सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंस में भी वो जा रहे हैं और शिरकत करेंगे, ऑब्वियसली उनको दावत भी दी गई है। आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, खुशाइंद होगा? देखिए, मैं तो कल भी इस पर बात की थी, और मैं आज भी ये समझता हूँ कि एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाह रहा था अपने देखने वालों से, अपने प्यारे व्यूवर से, वो ये कि जब कोई सऊदी अरब हमारा जाता है ओहदेदार, अपार्ट ऑफ कि वो मुस्लिम लीग नून है, वो PTI है या पीपल्स पार्टी है, एक्चुअली वो 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहा होता है। और हमारे सियासी इख्तलाफात पाकिस्तान में हैं। हमें बाहर दुनिया को ये जेस्चर नहीं देना कि हम ऐसे बेसमत लोग हैं कि हम बाहर भी अपने अंदर का जो जहर है वो उगलते रहते। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो ये इनिशिएटिव है इस समिट में पाकिस्तान का कोई ना कोई हिस्सा ज़रूर निकालेंगे, इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जा करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि जो उनकी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें हैं वहाँ, जो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने उन्हें दावत भी दी है पाकिस्तान के दौरे की, और सऊदी अरब जब भी दौरे पे आता है तो वो कुछ ना कुछ हमारे लिए गिफ्ट लेके आता है। और मैंने कल भी बात की थी कि जो हमारा CPEC का और ग्वादर का इशू है, जिसमें सऊदी अरब हमारे साथ हिस्सेदार है, अगर हम वही वाली इन्वेस्टमेंट मटेरियलाइज कर लें और वो किसी तरह हम उसको उसमें ले आए इस फ्लो के अंदर, तो आप यकीन करें कि हमारी मुआशी बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। असल चीज़ ये है कि ऐलान हो जाता है, MOU साइन हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसे परस्यू कोई नहीं करता। और परस्यू ना करने की सिर्फ एक वजह है, सियासी अदम इस्तेकाम। जब मैंने एक मुआहदा किया, अभी मेरे पैर नहीं जम रहे होते तो मेरी टांगे खींच लेते हैं, फिर दूसरा आ जाता है, अभी वो उसके पैर नहीं जमते तो हम उसकी टांगे खींच लेते हैं। ये जो टांगे खींचने वाला मामला है ना, इसे हमें रोकना होगा। पाकिस्तान के मुफाद में, पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में जितने MOU साइन हुए, जितने लोगों ने ऐलान किए हैं इन्वेस्टमेंट के, अगर हम सिर्फ उनको ही मटेरियलाइज कर लें तो पाकिस्तान मुआशी गर्दाब से बाहर आ सकता है। अच्छा, मुझे बड़ी प्यारी एक बात याद आ रही थी, अभी आपने कहा ना सऊदी अरब जब भी आता है कुछ ना कुछ लेकर आता है, तो ये वो वैसी हैसियत है उनकी कि जो रिश्तेदार नहीं होते, वो अच्छे वाले रिश्तेदार जो आते हैं और आपसे उम्मीद होती है कि आप कुछ आएंगे और अच्छा कुछ लेकर आएंगे, उनका इंतजार भी रहता है। तो हमें ना हमें वो वाली हैसियत लग रही है मुझे। बंता सिंह से टीचर ने पूछा कि जैसे को तैसा जो जुमला है इसको आप जरा बताएं क्या है। अच्छा। कहता जी असी अपनी खाला दे घर गए तो उन्होंने घर ताला लगा सी,
तो साड़ी खाला आई तो ऐसे भी ताला ला के निकल गए। तो जैसे को तैसे नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इश्यूज के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग। मैंने नेक्स्ट हम यही करना चाह रहे थे, कुछ इश्यूज हम लोगों ने। लेकिन नवीद चौधरी साहब ग्रुप एडिटर हैं सिटी 42 के, और हमारे दरीना दोस्त हैं, साथी हैं। हमने जर्नलिज्म का किसी दौर में जब हमारा एक भी चिट्टा नहीं था, अब तो हमारा एक भी काला नहीं है ना तो नवीद साहब तब से हमारे साथ। नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? सब खैरियत से? जी सर, शुक्रिया। नवीद साहब 2-3 इश्यूज़ हैं जिस पे बात करनी है। ज़रा मैं चाह रहा था कि एक तो अरशद शरीफ के इशू पे आपसे बात करूं। उनकी जो मैयत है वो पहुंच गई है और इस्लामाबाद आने की इतलात हैं, और उस पर एक दरख्वास्त आज आई थी कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि ये चूँकि 2 ममालिक के दरमियान इशू है तो ये फिर हमारे इदारे इस पर काम कर रहे हैं, तो लेट इट बी, उन्हें काम करने दें। तो सर बीइंग जर्नलिस्ट आप क्या फील करते हैं अरशद शरीफ के हवाले से? कल हमने इस पर बात की, दिल तो टूटे हुए हमारे। सबसे पहले तो मैं आपको इस नए शो की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि ये जो जिद्दत आपने मुतारफ कराई है ये भी कामयाबी से इम्कनार हो और इंशाल्लाह होगी। थैंक यू सो मच सर। जी जो सर, अरशद शरीफ साहब का मामला है, इसमें देखिए जो टॉप लेवल पर राब्ते हो चुके हैं उससे आगे कोई चीज मुमकिन नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनकी हुकूमत के सरबराह को फोन किया और ये सारा इशू टेकअप किया। ये भी कहा कि मैयत की जो है तकलीफ उसका अमल आसान भी किया जाए, जल्द मुकम्मल किया जाए। तो देखा रात हमने पोस्टमार्टम भी हो गया और ये भी डिमांड की गई है कि इस हवाले से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा के उसकी रिपोर्ट भी हमसे शेयर की जाए। तो स्टेट की सतह पर तो इतना ही मुमकिन होता है। पाकिस्तान के अंदर बेशक हम कोई कमीशन बनाएं या कोई कमेटी बनाएं, कुछ भी करें, वो एक लाहासिल कोशिश होगी। तो जो मुमकिन था वो इतना ही था। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा सानिया है कि वो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए, दुबई गए पहले, उसके बाद उधर से भी मजबूर किया गया, उनको निकाला गया, उनके साथ ये बातें पेश आ गया। नवीद साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप माशाल्लाह 3 दहाइयों से ज़्यादा से जर्नलिज्म में हैं। ये जो सहाफ़ती प्रेशर है हम लोगों के ऊपर, आप कब से इससे वाकिफ़ हैं कि ये कब से हमारी ज़िंदगी में वारद हुआ, या 1947 से ही समझा जाए कि इसी तरह का मामला है? नहीं, इस तरह से नहीं था। अभी बहुत वक्त नहीं गुजरा जब कोई कहता भी था, प्रेशराइज करता भी था, तो इदारों के अंदर बैठे जो मजबूत अफराद होते थे, उनके मालकान या एडिटर साहिबान, वो बात अपने तक रोक लेते थे। इस हद तक नहीं था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में एक नया निज़ाम मुतारफ कराया जाना मकसूद था, उसके तहत फिर मीडिया के अंदर भी पेनिट्रेशन हुई और बहुत ज्यादा हो गई। और इस हद तक हो गई कि लोग जर्नलिज्म भूल गए और व्हाट्सएप पे जो कुछ उनको आता था या कागजात का एक तलंगा मिलता था उसको लेके बैठ जाते थे। उनके बड़ों को भी नहीं पता कि वो कागजात के तलंगे में क्या है। बस मैं आपको छोटी सी बात कहूँ, बैलेंस शीट जो है उसको पढ़ने के लिए बहुत बड़ा दिमाग चाहिए। ठीक, अगर कोई बुला के मुझे कहे कि फलां कारोबारी ग्रुप ये घपले कर रहा है, ये देखें कागज पर निशान लगाएं, मैं चाहे जितना भी सीनियर साथी हूँ मुझे पता नहीं चलेगा और मैं टीवी पर बैठकर बोल दूंगा कि लेडीज में कितना घपला हो गया। इसीलिए दुनिया भर में व्हाइट कलर क्राइम की तहकीकात के लिए माहिरीन की खिदमत हासिल की जाती है। लेकिन हमारे हालमिया ये है कि लोगों के कारोबारी मामला हों या इस हवाले से कोई दूसरी चीजें हों, जिसके जो मुंह में आया उसने बोल दिया। तो क्योंकि मीडिया का अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट लानी थी, उसके तहत पूरे के पूरे ग्रोथ तैयार किए गए। बिल्कुल ठीक है। नवीद साहब ये बताइए क्या वजह है कि जो आज का सहाफ़ी है, हमने ज़ाहिर है एक ज़िंदगी इसमें गुजारी और हमने ये देखा कि हम इंडिपेंडेंटली तज्ज़िये और तबसरे करते थे, लेकिन एक बात अब ऐसे नज़र आ रही है कि जैसे सहाफ़ी भी सियासी जमातों के तर्जुमान बन गए हैं और वो ठप्पे लगे उनके ऊपर कि ये नून लीग का, ये पीटीआई का, ये पीपल्स पार्टी का। तो जो सब सहाफ़त कहाँ गई? ये अलमिया हुआ है हमारे यहाँ। असल में बुनियादी बात तो ये थी कि कुछ लोग आइन के साथ थे और कुछ लोगों के इंटरेस्ट कुछ और थे। ये शुरू से होता है। लेकिन बाद में जब एक ड्रीम बड़ी क्लियर कट आ गई तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि पाकिस्तान के अंदर एक नया निज़ाम मुतारफ कराना मकसूद था। उसमें जो डिवीजन आई वो हैरत अंगेज थी। चलो साहब एक मिनट, नवा निज़ाम जेड़ा तुसी 2 दफ़ा इस्तेमाल किया है, ये नया निज़ाम से क्या मुराद है? चलो साहब थोड़ा सा हमारे देखने वालों को भी थोड़ा, मैं चाह रहा था कि उन्हें नया निज़ाम समझ आए कि ये चक्कर क्या है।
पोस्ट मुशर्रफ ईरान में मुतारफ कराया गया, जिसका मकसद सारे सियासतदानों को सियासी से निकालना था, नया पाकिस्तान बनाना। ये उसका बुनियादी था मामला। इससे पहले भी हमारे यहाँ लोग थे जो मुख्तलिफ इदारों के लिए काम करते थे, लेकिन वो इस सतह पर नहीं गिरते थे कि दूसरों को गद्दार करा देते। लेकिन जब ये नया पाकिस्तान बनने का फैसला हुआ तो उसमें फिर डिवीजन बड़ी क्लियर कट हो गया। अच्छा, उसमें पूरे के पूरे मीडिया हाउसेज इस मुकाबले की लेकर आएगी। अच्छा, मुझे इसी के साथ से नवीद साहब आपकी बात से एक बात याद जहन में आई है कि एथिकली फिर एथिक्स को लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है, तो कैसे की जाए? और जिस तरह से एग्जैक्टली अब जिस तरह से अब ये कह रहे हैं ना कि बहुत से लोग कुछ भी कह देते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप उसको गलत सेंस में ले जाएं और आप अनएथिकली कुछ भी कह दें किसी के बारे में। जहाँ से हमारी ट्रेनिंग हुई है, मेरी और साहब की, तो हम जिस भी इदारे में हों, खबर सिर्फ वो शाया होती थी जिसमें तमाम शवाहिद मौजूद हों। ना सिर्फ शवाहिद मौजूद हों दस्तावेजी, बल्कि जो फरीक उससे मुतासर हो रहा है या उससे मुतलका है उसका मौक़िफ़ भी हो। ये तो कंसेप्ट ही नहीं था में, और होना भी नहीं चाहिए कि आप किसी का मौक़िफ़ लिए बगैर या शवाहिद के बगैर को बात कर लें। लेकिन हमारे यहाँ जो जनरल के बाद में मुतारफ हुआ उसमें तो जिसके मुंह में जो आया और जिसके मुतल्लक आया उसने कह दिया। और सितम गुरुशी वादा फरमाएं कि जिन्होंने ये निज़ाम मुतारफ कराने की कोशिश की थी वो खुद इसकी लपेट में आए हुए हैं। जिसके मुंह में जो आ रहा है वो कहता जा रहा है। तो ये नहीं हुआ, इसमें ना क्रेडिबिलिटी रह गई ना साथियों की इज्जत रह गई। मैंने अर्ज किया ना कि साथी साथियों को गद्दार कह रहा है, ये इंडिया के एजेंट कह रहा है, बिल्कुल क्या बाकी रह गया। तो ये अलमिया है एक, और इसमें सहारा भी इसमें सुधार लाया जा रहा है, लेकिन बहुत वक्त लगेगा। ठीक है जो सब आज मैंने आपसे ही करना था कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो आपके सामने है। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे या उन्हें जाना चाहिए? और क्या आप समझते हैं कि बजाय इसके कि सड़कों पे आया जाए, क्यों नहीं आपस में बैठ के मामलात को हल किया जा सकता? उसमें हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है ना कि इमरान खान का मलबा हमने उठाया है तो हम फौरी तौर पर इलेक्शन के लिए चले गए। IMF से जब हमने डील बहाल की है तो उसके बाद उसके जो नुकसान हैं हमारे वोट बैंक पर, वो इतनी जल्दी मतलब 1-2 महीने में 3 महीने में तो नहीं होगा, हमें टाइम चाहिए। जबकि इमरान खान का मुतालबा है कि फौरी इलेक्शन कराए जाए। ठीक, मेरे जाती ख्याल में रियासत जो है वो फौरी इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है। सही, और ये मामला अल्टीमेट हुकूमत की मुद्दत पूरी होने तक ही जाएगा। और इमरान खान साहब का जो नया रोल है वो शायद अब इक़्तिदार का नहीं है, वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। अब इक़्तिदार फौरी तौर पर उनको मिलता नजर नहीं आ रहा। नहीं, ये जो नया रोल जो सब जेड़ा तुसी क्या नया रोल, ये नया रोल से क्या मतलब है? कोई पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अदर देन वोट भी रोल तय होते? जी, अगर वोट की बुनियाद पर होना होता तो फिर तो मामला तो अभी हम हमारी जो जमहूरियत थी वो भारत को कम खड़ी होती। आज हमारा भी कोई भारतीय राज पाकिस्तानी राजशाही बरताने का विरोध होता, हमारी भी कोई खातून अमेरिका की नायब सदर होती। अच्छा, तो यहाँ वोट का मामला और तरीके से है और इसमें रोल डिफाइन कर दिए जाते हैं और जाली लीडर भी बनाए जाते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी भी खड़ी की जाती है, माहौल खड़ी जाती है। आप तसव्वुर करेंगे इमरान खान साहब 2 केसों में नाहल हो गए तो उनका वोट बैंक भी कहाँ जाएगा? तो यहाँ तो मामले इस तरह से चलते हैं। तो हम तो दुआ गो हैं कि मजबूत निजाम बने और आइन के तहत बने। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी, ग्रुप एडिटर सिटी 42 हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने काफ़ी इनलाइटनिंग किया हमें, आपने जो क्वेश्चंस किए उसके ऊपर। लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब अभी तिश्ना थे क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें होने वाली हैं। तो कम टाइम होता है और उसको हमने वक्त कम और मुकाबला सख्त है। एग्जैक्टली, दौड़ भी लगी हुई है हमें। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर, स्टे with us. वेलकम बैक टू द मिड डे शो। 1 बजे तक क्या क्या हो चुका है आप तक पहुंचा रहे हैं और अब हम बात करेंगे पीटीआई के लॉन्ग मार्च के मामले के हवाले से। आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई यानी कि इमरान खान आज 1 रोज़ा दौरा पेशावर का करने जा रहे हैं और उनकी क्या मसरूफियत वहाँ रहेगी, वो क्या किस वजह से जा रहे हैं, मैं इसार साहब से पूछना चाहूँगी। इसार साहब बताइएगा। मेरा ख्याल है कि एजाज शोएब साहब इससे बेहतर कोई नहीं बात कर सकते। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। आपने और मैंने तो कहीं जाना ही नहीं हमने तो दोनों हमारे साथ मौजूद हैं जी रहनुमा पीटीआई एजाज चौधरी साहब। बड़ी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम राना साहब। चौधरी साहब ये बताइए कि इमरान खान साहब ने तो जुमे की डेडलाइन दे दी है और क्या वाकई इमरान खान साहब सीरियस हो गए हैं लॉन्ग मार्च के लिए?
राना साहब, पहले तो ये मिड डे का आइडिया जबरदस्त है। थैंक यू सो मच वरना सर। सारे शुक्रिया, मॉर्निंग शो और इवनिंग शो ही करते हैं। हाँ जी। बहुत तो शुक्रिया। अब तो मीडिया जितना तेज, शार्प और जिंदगी जितनी तेज हो गई है, तो मिड डे भी एक शो होना चाहिए था। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि तहरीक इंसाफ पूरी तैयारी से इस सारे लॉन्ग मार्च को देख रही है। ठीक। और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़े नंबर्स पहले ना कभी जमा हुए हैं, ना होंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम इसे हत्तल मकदूर पुरअमन रखने की कोशिश करेंगे। हम किसी सूरत में भी नहीं चाहेंगे कि ये जो एक सियासी हमारा इस्तेहकाक है, आईनी और कानूनी तरीका है, पाकिस्तान का आईन इस चीज की इजाजत देता है, इसको किसी तरह डिसरप्ट किया जाए। चौधरी साहब, लेकिन अगर एक्सपायरी आंसू गैस शेल आप पे हुए तो फिर क्या करेंगे? पूरा मन तो नहीं रह सकेंगे आप। तब आप बैठे हैं ना इस बात का नतारा करने के लिए कि ये तहरीक इंसाफ ने अपना पुरअमन हक इस्तेमाल किया है, जो उसने अपनी हुकूमत में फजलुर रहमान साहब को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, सबको दिया। सब इस्लामाबाद आए, यहाँ पर आके किसी की कांपे टांग गई थी, कोई 13 दिन के बाद उसको शदीद सर्दी लगना शुरू हो गई थी, और कोई इस काबिल ही नहीं था कि अपनी इतनी कम स्ट्रेंथ को ज्यादा वक्त शो कर सके। चौधरी साहब, इतनी जल्दी तो क्यों है इलेक्शन की? क्या टेन्योर पूरा होने दें, मुद्दत पूरी होने दें, आईनी मुद्दत जो है, तो क्यों पीटीआई को इतनी जल्दी है कि इलेक्शन होने चाहिए? मेरा ख्याल है इसका आईनी मुद्दत से ताल्लुक नहीं है। जो हमारा एहतजाज है उसका इस्तेहकाक तो आईनी मुद्दत से ताल्लुक नहीं रखता। यानी जिन लोगों ने 2018 में बनने वाली हुकूमत के खिलाफ 2019 दिसंबर में धरने देने शुरू किए और 20 से 21 के आखिर में फिर धरने देने शुरू किए, उनके पास तो कोई जवाब नहीं है। सर, वो तो आपने भी धरना दिया, आपने भी एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ सर धरना दिया। जी, हमने भी दिया, लेकिन हमने सबको इजाजत भी दी कि वो भी दे। हमने किसी को रोका तो नहीं है आज तक। यानी मैं पॉइंट जो एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ ये है कि ये जलसा, जुलूस और धरना ये ऐन हमारी सियासत का हिस्सा है। हमारे आइन का बुनियादी जो एक हक दिया गया है, आजादी इजहार का भी, असेंबल होने का भी, एहतजाज करने का भी, वो हक सारी सियासी पार्टियों को हासिल है। लेकिन हमें 25 मई को जिस तरह के सलूक का सामना करना पड़ा, ये कोई फस्ताई हुकूमत ही कर सकती ठीक है। राना साहब, आप इस जी 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 आप बात कीजिए, फिर मैं सवाल करता हूं। मैं कोई यानी इस मुल्क की सियासत को 40-45 साल से बचश्मे सर देख रहा हूँ सर, और कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैंने सिर्फ पढ़े ही और तो मुझे मालूम हो। पाकिस्तान में बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं, लेकिन जो कुछ यहाँ पर 25 मई को हुआ 2022 को, वो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। कि पुरअमन मुजाहिरीन थे, उनके ऊपर जिस तरह की आंसू गैस, जिस तरह की बुलेट, यानी रबर बुलेट। और जी चौधरी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर आखिर कब तक कौम जो है ये धरनों, लॉन्ग मार्चों में फंसी रहेगी? एक तरफ तो हम कर्जों की दलदल में धंसते जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल नहीं होने दे रहे। अब पिछले जो आपका लॉन्ग मार्च था उसके मुतालिक ये कहा जाता है कि चीनी वजीर सदर को अपना दौरा मनसूख करना पड़ गया और हमें मुआशी तौर पर धचका लगा। तो ये कब तक सर हम इसी तरह सड़कों पर रुलते रहेंगे? देखिए, आपको मैं अर्ज करता हूं कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो साइफर और साजिश के नतीजे में खत्म की गई, पाकिस्तान दुनिया में एक मुस्तहकम मुल्क था। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, पाकिस्तान के अंदर रोजगार बढ़ रहा था, जो लार्ज इंडस्ट्री थी वो बढ़ रही थी, पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर थी वो ग्रो कर रही थी। और 1 साल के अंदर बावजूद 2 साल कोविड में गुजार के 1100 अरब रुपए का उसमें इजाफा हुआ था। 6% आपका ग्रोथ रेट था। तो पाकिस्तान तो 17 बरस में 6% ग्रोथ, पिछले 17 बरस में 6% ग्रोथ रेट पे नहीं गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत पूरी तरह उसको इस्तेहकाम हासिल था। उसके खिलाफ क्यों इंसानों की मंडी लगाई गई, क्यों पार्लियामेंटेरियन को खरीदा गया, किसने ये काम किया, कौन इसकी पुष्टि के ऊपर था? चौधरी साहब, लेकिन ये मेरा आपसे ये कहना है कि जब कोई आपकी पार्टी में आता है तो आप कहते हैं हमने विकेट गिरा दी, तो जब कोई दूसरी की पार्टी में जाता है तो आप कहते हैं जमीर फरोशी हो गई। तो सर ये कोई थोड़ा सा
हमारा जी 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 जी, मैं सुन रहे हैं। जी जी बोलिए चौधरी साहब, अब मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं जवाब सुनना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल से एजाज साहब ते को टूट गई तड़क कर हैं। टूट गई तड़क हाँ, करके आपने तोड़वाई है तड़क करके क्वेश्चंस आपने इतने जो किए नहीं, ना, लेकिन माशाल्लाह। हमारा काम तो सवाल हाँ, करना है। एग्जैक्टली हमारा काम सवाल करना बहुत है। अच्छे क्वेश्चन से पूछने वाली थी बात, और जो आप पूछ रहे थे उसका जवाब हम तक नहीं आया, मुझे अफसोस है कि मैं अभी तक लाइन नहीं कट पहुंचा। गई, चौधरी साहब exactly. आदी हैं इन सवालों के जवाब देने के, Exactly. लेकिन वो लाइन कट गई। नहीं, हाँ, आपने भी बड़े मजेदार किस्म, हाँ, सिग्नल इशू अपनी जगह ये तो पर है। पता है माशाल्लाह तुम्हें। माशाल्लाह। हैं? यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। आज होगा। वेलकम बैक टू द मिड डे शो, और हम टॉप स्टोरीज आपसे शेयर कर रहे हैं अब तक के लिए 1 बजे तक क्या क्या हुआ। अब आपको बताते चलें कि जी जनाब, जुज़वी सूरज ग्रहण जो है वो दोबारा लगने जा रहा है, और इसके क्या नुकसानात होते हैं और किस तरह से इससे बचना चाहिए, वो मैं इसार साहब से पूछती हूँ। इसार साहब को पता है? हाँ क्यों नहीं, मैं तो बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, तुम्हें पता ही नहीं है। मैं तो फाल निकालता हूँ, वो मेरा तोता उड़ गया। वही ना, तोते उड़ाते हैं हम। मुझे पता चला कि वो तोता जो सेठी साहब की चिड़िया है ना, हाँ, हमने तोते उसके उड़ाए साथ थे। कहीं देखा गया। हाँ। लेकिन अच्छा होता ये कि जो सूरज ग्रहण है ना, ये एक चांद और जमीन और सूरज, ये तीनों की जो मोहब्बत है ना, मुसलस जो है यश चोपड़ा टाइप, तो उसमें ये कहीं जब चांद बीच में आ जाता है तो फिर एक जुज़वी ग्रहण बन जाता है। लेकिन ये कि बड़े एहतियात की जरूरत कहते हैं कि बड़ी इसकी जो रेड कलर की जो शुआएं होती हैं वो बहुत ज्यादा आपकी आंखों के लिए, मतलब लाइक आपकी रोशनाई के लिए बहुत ज्यादा होती है। कई लोग ना काला चश्मा लगा के, काला चश्मा पा, लेकिन मैं कहना भाई कि लोड़ की है तानू। सही बात है, कुछ होते हैं ना कि लोड़ की जरूर ला के काम होता है कि भाई हम देखें किस तरह से वो। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजमल रहे फल्कियात। मजीद उन्हीं से जानते हैं कि ये क्यों लगता है और इसके क्या नुकसानात हैं और क्या खतरात हैं। एक सवाल उन्हें अच्छा सवाल देता हूं जिससे वो गुफ्तगू जो है वो आगे बढ़ा सके। अजमल साहब, ये जो साइंटिफिक तो चीजें छोड़ दें, ये जो एक हम इसके हवाले से बहुत सारे हमारे तोहमात हैं कि सूरज ग्रहण लगता है तो यूं हो जाता है बच्चा, और पता नहीं क्या बच्चा पैदा होने के पास वो कोई गिर पड़े तो सारी जिंदगी वो माजूर रहता है। हाँ, सर ये शुक्र शनि वाला जड़ा चक्कर है कि असल अच्छा जी, मैं थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझसे पूछा है। कल के लोग खौफजदा हुए हैं, डर रहे हैं, और यूट्यूब पे देखें तो लोगों को डराया जा रहा है। बट मेरा जो व्यू पॉइंट है कि ये हिंदुआना मिथ है कि सूर्य ग्रहण के, उनके जो मजहब में सूर्य ग्रहण को बड़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है, और उनका तो हर चीज वो पैदा होते ही बच्चे को लेके आगे तक वो एस्ट्रोलॉजी पर बेस करते हैं, और वो अपनी दुकानदारी चमका के बैठे होते हैं। अगर हम अपने मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सूरज ग्रहण का हमारी जिंदगी पे कोई असर नहीं होता। ये एक अल्लाह ताला का एक है कि क्योंकि कुरान पाक में लिखा है कि हमने हर चीज अपने मुकर्रर वक्त पे घूमते हैं, सितारे घूमते हैं, तो ये वक्त ये अपने इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और ये क़यामत की एक निशानी बताते हैं कि अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है। अब मुझे एक चीज बता दें कि आप कह रहे हैं कि इसकी रोशनी बड़ी जमीन पे किरणें सख्त पड़ती है, जब वो रुकावट के बगैर पड़ती, क्या वो डेंजरस नहीं होती? ये बिल्कुल डेंजरस नहीं होती। ये एक लोगों को डराने का बना हुआ है। जब ये सूर्य ग्रहण लगा था अजमल साहब ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕੋ 20-25 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ अंधे हो गए। तो पहले अगर साइंस ये कहती है कि ये जो रेज हैं ये अल्ट्रा रेज बड़ी खौफनाक खतरनाक होती हैं, तो सर जी मेरा ख्याल है साइंस की मान लेने में। हम अदरवाइज भी तो काला चश्मा लगा के ड्राइव करते ही है ना, लगा लें तो इसमें क्या एहतियात हो जाएगी। और देखने ही क्यों है सर?
देखेंगे तो उसकी आप वैसे क्या सूरज को सारा दिन देख सकते हैं? हाँ जी। नहीं देख सकते, बिल्कुल ठीक तो है। फिर वो तो चश्मा लगाना पड़ता है। चांद को आप सारी रात बैठ के देखें। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। चांद तो फिर देखने की चीज है ना सर, वो तो चाहे वो पानी के अक्स पे भी नजर आए तो खूबसूरत होता है ना, तो चांद को तो देखना अच्छा, वैसे मैं ही अजमल सादत साहब है। से पूछना चाह रही थी, अजमल साहब बेसिकली ये होता क्या है सूरज ग्रहण, जो जुज़वी सूरज ग्रहण होता है, कौन सी चीज किसके सामने आती है, मतलब सूरज ये चांद एक क्या हो जाता है? ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ जाए जी। तो जो सूरज की रोशनी जमीन पे पड़नी होती है उसमें वो दरमियान में एक साया आ जाता है, और सही। ये साल में 2 दफा होता रहता है, घूमता रहता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस दफा सन जो आया है ना, सूरज ग्रहण आया, ये मंगल वाले दिन, जिसको लोगों ने बहुत उठाया हुआ है, लेकिन इस वक्त प्लानिटरी कंडीशन ये है कि सन के साथ केतु बैठा हुआ है, साथ वीनस भी है, साथ मरकरी भी है, और वो एस्ट्रोलॉजिकली लोगों को डरा रहे हैं। अच्छा। बट वन थिंग कीप इन योर माइंड के जुपिटर की ट्राइन है, कोई नुकसान, कोई किसी अच्छा। किस्म की नेगेटिविटी नहीं है। अपने आप को मत डराएं, अपने आप को मत खौफजदा करें। नहीं, आपने तो बहुत से लोगों का ना, अजमल साहब ने बहुत से लोगों को रिलीफ दे दिया है, वो कह रहे हैं कि जी भाई डरने डराने की जो कोई बात असल नहीं है। चीज है ना कि इससे जो जुड़े हुए तोहमात हैं हाँ ना, जी। वो बड़े वो खौफनाक हैं। exactly। यूं ना करें, ऐसा हाँ। ना हो, वैसा ना हो। देखो साइंटिफिकली जो चीजें हैं ना, मैं तो उन पे तो बिल्कुल मेरे अंधा एतमाद है। हाँ। ठीक है ना, क्योंकि वो कई सदियों की नहीं, बात एहतियात प्रूवन है। अगर इतनी कोई औखी एहतियात नहीं बताएगी आप तो, अदरवाइज भी आप ड्राइव करते हुए आप ग्लासेस लगा लेते हैं, आप लगा लें, बड़ी हाँ अच्छी लगा बात ले। है, इसमें कोई बड़ी अच्छा बात सर, नहीं। ये बताइए, जो ये आप बता रहे थे कि ये जो झुरमट है सितारों का, गैलेक्सी जिसे कहते हैं, और उसमें ये आता है, तो अभी आप कह रहे हैं कि इससे गैलेक्सी पे भी कोई असर नहीं होता, और जमीन पे भी कहते हैं कि समुंदर की में मद्दोजर आ जाते हैं, और जमीन के अंदर भी कुछ तब्दीलियां सी होती हैं। सर इसकी क्या तो वो आप देंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? आपको बताता हूँ कि जब चांद जो है ना, चांद जब घटता है बढ़ता है, जब 14वीं का चांद होता है, समुद्र में लहरें आपकी उभरती हैं, और ये हर महीने होता है। ये एक चांद का हमारे मोशन पे असर, चांद को हम पानी के साथ भी डील करते हैं, तो ये एक इनके चारों के इन्फ्लुएंस हैं। आप देखें, मार्स नेगेटिव हुआ जून जुलाई में, और आपके सैलाब आए, आपके टेंशन आई, आपके वो शोहदा शहीद हुए, और अब मार्स पॉजिटिव हो गया तो हालात ठीक हो गए। अच्छा, पाकिस्तान पे अच्छे असरात मुरतब होंगे सर? ये जो मार्स कह रहे हैं, आप बाहर निकल आए हैं नहुसत से और इस सारे से, ये बहुत बेहतर खबर होगी पाकिस्तान के लिए। कोई नुकसान नहीं, कोई हंगामे नहीं, कोई आपकी वार कोई नहीं, कोई सड़कों पे लॉन्ग मार्च कोई नहीं, कोई किसी का सुकून से ये बात ये है। अच्छा सर, आप ये बताइए कि क्या लॉन्ग मार्च होगा? सितारे क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं होगा, और अगर होगा तो बेजर किस्म का खामोश होगा। अच्छा। बैठ जाएंगे जाके, किसी की डिस्टर्बेंस नहीं हुई, कुछ नहीं होगा। ये आगे 2-3 महीने पुरसुकून है, आराम से बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने आप को रखें, शाम को एंजॉय करें। हाँ, अलबत्ता 2 नफल कसूफ के जरूर पढ़ें, और किसी को खाना खिला दें, 2 रस्बे तफरीक, 2 रोटियां किसी को। सूरज का जो होता है ना सबका, वो रोटियां हैं। अजमल साहब, ये चले, अब जब इस पे बात हो ही रही है, तो जरा थोड़ा सा आप ये बता दीजिए कि सितारे क्या कहते हैं इमरान खान के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ के लिए और बिलावल के लिए, क्या कहते हैं? थोड़ा सा मुख्तसर सा। इस वक्त टेम्परेरी अगर फंसे हुए हैं ना, तो इमरान खान साहब फंसे हुए हैं, जो थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम में आए हुए हैं, लेकिन वो भी 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, फिर हालात नॉर्मल तरीके से चलते जाएंगे। आगे आपको सियासी महाज पे भी और पाकिस्तानी भी, फाइनेंशियली भी, हर लिहाज से सुकून है। अगले 3-4 महीने चुप करके एंजॉय करें अपनी लाइफ को, और स्मॉग की तरफ तवज्जो दें। सिर्फ स्मॉग हमें इस वक्त ट्रिगर करेगा, बाकी आप भी कहते थे ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच अजमल साहब, आपने इतनी खूबसूरत बातें की हैं, दिल को अमन शांति पहुंचाने वाली बातें की हैं, और कि आपकी बातों से ना ठंड पै गई है। पता क्या है, इंसान की ना एक नफ्सियाती कमजोरी है कि वो आने वाले कल के लिए बड़ा क्यूरियस होता है कि क्या होगा, क्या। अच्छा, इसका ही फायदा उठाते हैं, और वो मैंने नजूमी को हाथ दिखाया,
उसने कहा जी तेरे पैसे आन गए, मैं कहा तू है दस के जेड़ा मेरा हाथ देख रहे मैं तेन पैसे देने नहीं या नहीं, वो तो जान वाली गल ही हुई, तो- पैसे आने वाली गल थे ना। हाँ, उसने कहा नहीं देने, तो मैं कहा हाँ तूने बिल्कुल सही लगा, थैंक यू। एग्जैक्टली, तो लेकिन ठीक है, उन्होंने भी यही कह दिया ना अजमल साहब ने, थैंक यू सो मच उनका, कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह आगे आने वाले कुछ दिनों के बारे में उन्होंने कहा कि दो तीन अमन और शांति चीजें, हो गया होगा। प्रोग्राम में जाते बहुत जाते बहुत रह गई जरूरी थी। है, मैं वही करने लगी थी कि जो अदालती जो इश्यूज है ना उन पर हम बात करते करते निकल जाएंगे। चीफ जस्टिस के ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले बड़ा से इंपॉर्टेंट इजलास हुआ। एग्जैक्टली सर, खैर खूबी हाँ, से मामला अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। उसमें ये हुआ है कि जो 3 जजेस हैं उनकी तयनाती की सिफारिश कर दी। अतन मिनल्ला साहब जो सर, हैं 4 की उन थी समेत- नहीं? 4 की, सॉरी, 4 की थी। और जो 5वें हैं उनका ये हुआ है कि उस पर थोड़ा सा अदम इत्तेफाक है, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है नहीं, कि मेरे ख्याल से सर 4 की थी, 3 हो चुके में हैं और एक पे रिजर्वेशन थी, जो कि एक नहीं रिजर्वेशन थी। अतर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के साथ मैं आपको बताता हूँ, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, ये और अतर मिनल्ला साहब। हाँ, अच्छा, ये और 3 सर नाम हो मनी गए। लॉन्ड्रिंग केस हमजा शहबाज की हाजिर माफी की दरख्वास्त भी हो गई है। और सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जैक्टली सर, समझ नहीं आई, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्तीफा दे दिया है। जाते जाते जल्दी से जरा बता दें ये क्या बात वो भी ये जो जजेस की तयनाती वाला इशू है ना, ये उसी का एक जिसे कहते हैं Interlink है। कि जैसे वो Interlink है। जलजला आता है तो उसके फिर क्या नाम है वो आफ्टर शॉक्स होते हाँ हैं जी। ना, ये वही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उनका इस्तीफा मंजूर नहीं होगा, क्योंकि वो एक अच्छे और सीजनल कानूनदान है। आई थिंक वो ऐसा नहीं होगा, शाम तक इस हवाले से सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। 1 बजे में मिड डे शो में आपको हम लोगों ने बताया कि अब डेवलपमेंट क्या हुई है, आगे आने वाले दिन में क्या डेवलपमेंट हो सकती है, उसके हवाले से भी हमने बात की। आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद रहे, जुड़े रहे, और कल तक इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सार साहब हमें इजाज़त देते हैं। अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।